हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग जो 8 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसमें जो है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन आए हुए थे आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए, और कमेंट में अपने सुझाव और अगर आपको कोई जो है कोई क्वेरीज है तो उसको भी आप जो है इसमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बुद्धि के बारे में सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा दिया गया है, बुद्धि एक एकात्मक कारक एवं एकाकी विशेषक है। तीसरा दिया गया है, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं, बताइए। देखिए, इसमें जो है कह रहे हैं कि कौन सा बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। देखिए, बुद्धि के बारे में जो पहला बता रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। और अगला कह रहे हैं बुद्धि एक एकात्मक कारक है। देखिए, एकात्मक कारक तो होगा नहीं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। देखिए, भी जो है गलत ही है। देखिए, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। जैसा कि आपको पता है, बुद्धि जो है बुद्धि बुद्धि का प्रयोग हम जो है, देखिए ये जो जन्मजात मानसिक शक्ति होती है और इसमें जो है वातावरण के साथ समायोजन में भी इसका प्रयोग होता है, तुलनात्मक जो है अध्ययन में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका जो है कई तरह से इसका यूज होता है। तो ये एकात्मक जो है ये तो नहीं होगा, तो ये तो सेकंड वाला कैंसिल हो गया। जो ये थर्ड दिया गया है, बुद्धि बहुआयामी होता है। देखिए, इसका जो है बहुकारक सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत जो थर्स्टन ने या जो है और कैले ने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो है बुद्धि का निर्माण मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। तो अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इस पर जो है आलोचना इसकी की, लेकिन जो है ज़्यादातर लोगों ने इस पे जो है इस बात पे सहमत जताई कि जो बुद्धि है वो क्या है, बहुआयामी, मतलब इसका होना ये जो है संभव हो सकता है, यानी ये बहुआयामी होता है। तो इस पर जो है लगभग जो मनोवैज्ञानिक थे इस पर जो है सहमत जो है अपना व्यक्त किए। तो इसमें आप जानते भी हैं कि बुद्धि का जो बहुत सारे सिद्धांत आए हुए हैं, तो उसमें जो है समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का है। तो उस हिसाब से जो है तीसरा ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। और देखिए फिर अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। कहीं रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? बता रहे हैं रूही जो है हमेशा एक से अधिक समाधान, कोई समस्या अगर है जो है तो उसका जो है एक से अधिक जो है समाधान जो है उसके बारे में सोचती है। और उसके जो है काफ़ी जो समाधान है वो क्या होते हैं? काफ़ी समाधान उसके जो है मौलिक होते हैं। जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अभिसारिक विचारक, दूसरा है अनम्य विचारक, तीसरा है आत्म केंद्रित विचारक और चौथा है सृजनात्मक विचारक। देखिए, एक से अधिक, एक तो आप यहाँ से क्लू पकड़ेंगे और दूसरा जो यहाँ दिया गया है मौलिक, जो समाधान होते हैं वो कैसे होते हैं? मौलिक होते हैं। तो देखिए, जब कोई मौलिक चिंतन होता है तो उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर कहीं कहीं क्रिएटिविटी होगी, यानी जो क्रिएटिविटी या जो इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया सृजनात्मक विचारक, ये जो है इसमें सही होगा। देखिए, ये जो सृजनात्मक विचारक होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो उसके बारे में आप क्या करते हैं? आपके पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप जो है नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए, ख़त्म हो गया। लेकिन उसमें तब आपकी जो है मौलिक जो जो क्षमता है वो नहीं विकसित होगी। जब आप जो है उसको ये सोच लेते हैं कि उसको हमें जो है सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं? उसको जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपसे नहीं होता तो आप जो है अपने दोस्तों से, टीचर से, और वहाँ से भी नहीं होता है तो जो है आप नेट के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है,
आपके अंदर कहीं कहीं क्रिएटिविटी है तो आप उसके द्वारा क्या करते हैं, एक से अधिक जो है समाधान उसको अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो कहीं कहीं ये जो है किससे संबंधित है, सृजनात्मक विचारक से संबंधित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आई होप कि जो है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आकलन, आप किसी चीज़ का जो आकलन करते हैं, यानी जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, उनके जो है आकलन आप किस तरह से करते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। और चौथा बताइए, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आकलन की बात की जाए तो आकलन आप जो है किस आधार पर आप जो है करेंगे। जैसे कोई बालक है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसका जो है निर्धारण आप जो है उसका आकलन जो है प्राप्तांकों के आधार पर करेंगे। तो ये तो जो है प्राप्तांक, अगर जो है अंक की बात कर दी जाए तो वहाँ पे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाता है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की बात की जाए, देखिए तुरंत गलत। ये जो है ये सब ऑप्शन ऐसे होते हैं जो प्राप्तांक की बात कर दी जाए, उत्तीर्ण फर्स्ट सेकंड की बात कर दी जाए, इस तरह की बात करें तो ये जो है ऑप्शन तुरंत गलत हो जाते हैं। और जो इसमें कहा गया है तीसरा ऑप्शन श्रेणी निश्चित करना, तो ये कहीं कहीं जो रैंक यानी श्रेणी निश्चित करना यानी क्या, रैंक की बात कर रहे हैं। तो ये भी जो है जो रैंक बनता है 1 2 3 4 तो उसकी बात कर रहे हैं, उस आधार पे जो है उनका आकलन करेंगे। तो ये भी जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है कहीं कहीं इसमें कह रहा है बच्चों की अस्पष्टता और भ्रांतियों को समझेंगे। स्पष्टता यानी जो उनका कितना जो है उनको विषय वस्तु जो है कितना उनका क्लियर हुआ है, और उसके बाद जो है उनकी भ्रांतियाँ होता है कि कन्फ्यूजन, उनको जो है कितना कन्फ्यूजन है अभी जो सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाता है उसके बारे में उन्हें कितना जो है उन्होंने सीखा, कितना स्पष्ट हुआ वो सब्जेक्ट, वो जो टॉपिक था, और जो है उन्हें कहाँ पर भ्रांतियों को, उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, जो उनके अंदर कन्फ्यूजन है उसको जो है आपको समझना है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, उसी के आधार पर आप आकलन करेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए 2 ऑप्शन तो आपका यहीं से कैंसिल हो गया, हतोत्साहित आ गया, आप यहीं जो है इसको कैंसिल कर दीजिए, और तैयार नहीं करना चाहिए निगेटिव बात कर। देखिए अब यहाँ 2 ऑप्शन बचा, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसमें दोनों में से क्या होगा बताइए, इसमें से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। देखिए पठन वैफल्य क्या होता है, हिंदी जो है कहीं कहीं कुछ वर्ड की जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो इससे जो है आप इसका क्लू यहाँ लेंगे कि ये दिया गया है डिसलेक्सिया, यानी जो ये डिसलेक्सिया एक तरह से आप जो है कह सकते हैं कि एक तरह से डिसीज बात कर सकते हैं, बीमारी, यानी जो जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए क्या पठन वैफल्य यानी जो है डिसलेक्सिया का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछे हैं प्राथमिक लक्षण क्या है, तो अवसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तो देखिए पढ़ने में अगर प्रॉब्लम है तो कैसे धारा प्रवाहिता होगी, ये नहीं होगा। दूसरा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये सही हो सकता है। अगला अभी देखते हैं आगे, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना, देखिए बार बार दोहराना ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यून अवधान विकार, तो ये भी जो है क्या होगा, ये भी जो है गलत हो जाएगा। यानी जो है इसमें धारा प्रवाह पढ़ने की जो है अक्षमता, तो ये ऑप्शन जो है सेकेंड वाला इसका सही हो जाएगा। यानी इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखिए राइट टू एजुकेशन 2009
आरटीई की बात कर रहे हैं, आरटीई एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं। देखिए ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं जो है एक अलग से जो है वीडियो लाऊंगा और उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि जो है ये किस संशोधन के द्वारा इसको जो है ऐड किया गया था। जैसे जो है 86वां जो है अमेंडमेंट था, तो उसके द्वारा जो है 2002 में इसको जो है ऐड किया गया था। उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2010 में जो है। तो इसका जो है पूरा मैं वीडियो लेके आऊँगा, बताऊँगा इसमें किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया है, 21A में जोड़ा गया है, तो इसको मैं बताऊंगा आगे। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किस पर आधारित। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो यह जो है ऐसी शिक्षा होती है जिसमें जो है एकदम बिना भेदभाव के सभी जो जाति, धर्म, लिंग, रंग, विकलांगता और भाषा आदि के आधार पर जो है इन्हें बिना भेदभाव की जो है शिक्षा देना समान रूप से, तो वही होती है समावेशी शिक्षा। उसमें कह रहे हैं अशक्त जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूत अभिवृत्ति, और जो है कह रहे हैं अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में क्या करना, शामिल करना। और चौथा दिया गया है व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? देखिए इनका उद्देश्य व्यवसायिक शिक्षा में उपलब्ध कराकर जो है इनको मुख्य धारा में लाना नहीं होता है, बल्कि उनको जो है क्या करना होता है, बिना भेदभाव के जो है उनको जो है जो आरटीई एक्ट 2009 था, इनको जो है एक तरह से मानवता, यानी अगर आप जो है ह्यूमन हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपको जो है उस हिसाब से जो है आपको शिक्षा देना, आपका जो है शिक्षा लेना जो है कहीं न कहीं जो है आपका एक अधिकार है। इसीलिए जो है उसको आरटीई एक्ट 2009 में इसको जो है शामिल किया गया था। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। देखिए इसका थोड़ा सा इंग्लिश आप देखेंगे। और राइट, ये जो है क्या है, आपका राइट है बेस्ड किस पर, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी जो है आपके मानवतावादी जो है परिप्रेक्ष्य के कारण जो है आधारित होने के कारण जो है आप एक मानव हैं, इसलिए जो है आपको क्या, आपका एक अधिकार है शिक्षा लेना। जो इसमें जो है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात कही गई है उसी के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए जो वंचित समूह हैं, देखिए डिप्राइव आया है आज जो है, जो सेशन इंग्लिश का था न्यूज़पेपर का, इसमें भी डिप्राइव आया था। तो वहाँ जो है क्या था, जो बच्चे जो माइग्रेंट से वहाँ कर्नाटक में फंसे हुए थे, तो वो जो घर नहीं आ पा रहे थे, तो उसी के लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो भी वर्कर हैं तो उनका अधिकार क्या है, उनका अधिकार है कि जो है वो अपने घर जा पाएँ, वो कोई भी जो है वंचित ना रह जाए घर आने से। तो वहाँ क्या दिया था, वहाँ जो है इस सेंस में यूज हुआ था डिप्राइव, वंचित रहना। तो देखिए आज यहाँ भी मिल गया। तो इसका जो है न्यूज़पेपर का भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जो है उसका भी क्लास जो है कंटिन्यू किया करिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ इसमें देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि अगर वंचित समूह है तो क्या करेंगे आप जो है, उसमें जो है विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए आप क्या करेंगे। शिक्षक हैं अगर आप जो है तो क्या करना चाहिए आपको इस स्थिति में, आपको क्या करना चाहिए अगर वंचित समूह है। इस स्थिति को पहला ऑप्शन दिया गया है जैसी है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। देखिए इसमें जो है एलिमिनेट जो ऑप्शन होता है उस हिसाब से जो है आपको जो है इसको सॉल्व करना होता है। जैसे इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया है, जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए आप अगर शिक्षक हैं तो आपको जो है क्या करना होगा, यहाँ आपको पता है कि जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है बच्चों में, तो बहुत ही जैसे उनका जो बैकग्राउंड, जो बच्चे आते हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, सब एक ही बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, सबके जो बैकग्राउंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उनका जो जो सामाजिक जो उनका परिवेश होता है और जो उनका इकोनॉमिक, दोनों इफेक्ट करता है इस पर। तो इस हिसाब से जो है कोई बच्चे जो है रिच फैमिली से होते हैं, कोई पुअर फैमिली से होते हैं, तो उनके उस हिसाब से जो है किसी का परिवेश बहुत अच्छा होता है, किसी का परिवेश निम्न होता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, उस स्थिति को जैसी है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, आप शिक्षक हैं उसको आपको स्वीकार इस तरह से नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं
इन विद्यार्थियों की अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। देखिए जो उनकी अपेक्षा है, कह रहे हैं जो है एक्सपेक्टेशन जो है उसको जो है कम करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। देखिए ये जो है एकदम सही ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन, तीसरा दिया गया है। और चौथा दिया गया बच्चों को विद्यालय छोड़ने की, देखिए विद्यालय छोड़ने के लिए बच्चों को कहना चाहिए, एकदम जो है तो एकदम गलत है। तो आप जो है एलिमिनेट ऑप्शन ये होता है कि आप जो है जो गलत है वो आप पहले उसको एलिमिनेट कर दीजिए, जो उसमें आपको गलत लग रहा है उसको पहले क्या करेंगे आप कट कर देंगे। देखिए इसमें पहला विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, लास्ट वाले तो ऐसे कैंसिल हो गया, और उसमें जो है स्थिति वैसी बनी रहनी चाहिए, वैसी छोड़ देनी चाहिए। तो जैसी स्थिति है उनकी वैसी उसी स्थिति में उनको छोड़ देना चाहिए, ये ऑप्शन वही गलत हो जाए। दो ऑप्शन गलत हो गया। तब देखिए दूसरे में कहा गया है कि उनकी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं, यानी जो कमज़ोर वर्ग हैं वो उनको जो है अगर वो कम समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को तो उनसे अपेक्षा कम कर देनी चाहिए टीचर को कि उन्हें नहीं आएगा, इस आधार पर जो है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। यानी आपको जो है क्या करना होगा, खुद के अंदर चेंजमेंट करना होगा। यानी जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वो सही है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना होगा कि आप जो शिक्षण पद्धति जो उसमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं, जो आप उसमें प्रविधि और जो है उसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आपको चेंजेस करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनेक घटनाओं के बारे में चर्चा बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या है, सहज अनुभूत सिद्धांत यानी जो है जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, एक उनका जो है अनुभवहीन जो है क्या होता है सिद्धांत होता है। जैसे क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गई, तो उनके अंदर कहीं कहीं ये दिमाग में रहता है कि ये पृथ्वी जो है किस पे टिकी हुई है। ये कहते हैं कि जो शंकर भगवान के उसके सिर के ऊपर जो है टिकी हुई है, एक मान्यता है वो बच्चे में ये आ ही जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी को कह रहे हैं कि अगर जो है बच्चे की जो सहज अनुभूत जो सिद्धांत है, यानी जो उनका जो एक अनुभवहीन जो सिद्धांत बना लेते हैं, उसको आप कैसे दूर करेंगे। शिक्षिका, अगर आप एक शिक्षिका हैं तो बच्चों को दंडित करना चाहिए। देखिए दंडित करना ये कहीं एकदम सीधा सीधा गलत होता है, तो ये ऑप्शन आपका पहला वैसे ही गलत हो गया। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। तीसरा दिया गया प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। और चौथा दिया गया बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। नहीं, बार बार याद करने के द्वारा आप याद करने वाले ये अगर शब्द आ रहे हैं तो आप यहाँ तुरंत आप इसको कट कर दीजिए। और देखिए चौथा ऑप्शन जो दिया बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, देखिए अनदेखा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप टीचर हैं एज ए टीचर तो आप जो है कोई चीज़ अनदेखा कर ही नहीं सकते। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी जो है चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, प्रतिकूल प्रमाण, जो उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया है कि जो पृथ्वी जो है कहाँ पे है, जो शंकर भगवान के सिर पर है, वो उस पर अटकी हुई है, उस सिद्धांत को जो है जो मान चुके हैं, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ जो है उनको जो है प्रतिकूल प्रमाण देना चाहिए। उसको जो है क्या करना चाहिए, उसको दूर करने के लिए प्रतिकूल जो है एक आपको प्रमाण देना चाहिए और उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों के जो है क्या हो, बच्चों के सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए, मतलब चुनौती मिल पाए इसके द्वारा। तो उससे क्या होगा, वो समझ पाएंगे कि हाँ जो है ये चीज़। अच्छा, प्रमाण आप कैसे देंगे, जैसे आप ग्लोबल दिखा सकते हैं या फिर जो है प्रोजेक्ट आज के माध्यम से उसको आप जो है उसको पृथ्वी को आप दिखा सकते हैं, हाँ इस तरह से है, तो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आप उन्हें जो है दिखा सकते हैं। तो उनकी जो एक मिथ जो उनके अंदर वो बन गई है दिमाग में, जो एक गलत भावना उसके बारे में, मतलब जो है एक अनुभवहीन जो सही फैक्ट नहीं है, वो जो उनके दिमाग में बैठ गई है वो दूर हो जाएगा। तो इसमें जो है यही करना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। देखिए छात्र केंद्रित आज की जो शिक्षा हो गई वो कैसी है, वो छात्र केंद्रित शिक्षा हो गई है। तो इसमें कह रहे हैं शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया गया बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना,
यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकृत करना, और चौथा दिया गया है केवल पाठ पुस्तकों पर निर्भर होना। तो देखिए आपको एलिमिनेट जो है वही आपको प्रोसेस अपनाना है। एलिमिनेट मतलब आपको पहले जो गलत है वो जो है जो सीधा सीधा दिख रहा है उसको आप क्या करेंगे, कट कर देंगे ऑप्शन। जैसे छात्र केंद्रित की बात हो रही है तो क्या होगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तो ये तो सही है। अब देखिए यंत्रवत याद करना, देखिए यंत्रवत याद करना, याद करने की बात आ जाए तो आप उसको तुरंत कट कर दीजिए। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना एवं वर्गीकृत करना, देखिए योग्यता के आधार पर आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को जो है नामांकित करेंगे। देखिए कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो आप कैटेगराइज जो है नहीं कर सकते हैं, तो ये भी जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, तो निर्भरता की बात आ रही है जो है, तो ये जो है कहीं कहीं सीधा गलत हो रहा है, तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए इसमें जो है क्या करना चाहिए, उनके जो अनुभव हैं उसको क्या करना चाहिए, उनकी एक्सपीरियंस जो उनके पूर्व के ज्ञान है उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रमुखता देना चाहिए। जैसे आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है जो मन कहे जितना मन कहे उतने आप सिखाते चले जा रहे हैं। बच्चों की योग्यता और उनकी आय और उनके क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपको जो है विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए, यानी उनके अनुभव को जो है क्या करना चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कुछ कीवर्ड हैं उसको आप जो है नोट करते रहिए, जो है जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जो है कहीं न कहीं नोट करते रहिए कि आप जो है कैसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है उसको कैसे 3 क्वेश्चन को आप कट करके चौथा क्वेश्चन आप जो है सही कर पाएंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन का जो है आंसर नहीं पता है तो आप जो है एलिमिनेट के माध्यम से 3 क्वेश्चन कट करके चौथा जो है आप जो है उसको सही कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं और पूर्णतया अलग हैं। देखिए संवेग होता है इमोशन, इमोशन यानी क्या, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, तो ये सब चीज़ क्या होती है, ये जो है ये संवेग होता है। और जो संज्ञान होता है यानी ज्ञान, जानकारी, तो ये दोनों आपस में कहीं कहीं क्या होते हैं, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, इंटर वोवेन विद होते हैं, मतलब यानी दोनों सन्निहित होते हैं आपस में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम कि अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है, किस पर केंद्रित होता है, प्रबलन पर केंद्रित होता है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया का पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित। देखिए यंत्रवत याद करने फिर यहाँ आ गई क्या करने की, रटने की बात आ गई, तो आप जो है याद करने वाला आ गया तो इसको आप यहाँ से पहले कट कर दीजिए एलिमिनेशन के माध्यम से। अब देखिए अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, देखिए ये सही है। देखिए यहाँ संरचनावादी बात हो रही, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही फ्रेमवर्क की। देखिए कंस्ट्रक्टिव जो संरचनावादी होती है, और यहाँ भी बात किसका किया जा रहा है, अवबोधन, यानी कहीं कहीं मेकिंग की बात हो रही है, मेक कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ क्रिएट करने की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। देखिए अनुबंधन द्वारा अर्जित होती है, ये भी कहीं अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग ये तो गलत हो जाएगी। प्रबलन पर रेनफोर्समेंट, ये भी जो है गलत हो जाएगी, यानी जो है अवबोधन, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ मीनिंग मेकिंग बात हो रही, कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, रचनावाद की बात हो रही है, तो इसलिए जो है यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, विद्यार्थी को स्पष्ट जो है उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, यह उदाहरणों की समझ में क्या अभाव पैदा करता है, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा दिया गया, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली क्या है, तरीका है। यानी जो है इसमें कह रहे हैं कि अगर विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण द्वारा या गैर उदाहरण द्वारा देने का क्या परिणाम होगा, अगर आप जो है उदाहरण के द्वारा कोई चीज़ स्पष्ट करते हैं विषय वस्तु को, तो उससे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियाँ, कन्फ्यूजन उत्पन्न होगी, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर आप उदाहरण के द्वारा बच्चे को समझाएंगे तो वो कहीं न कहीं जो है उससे जो है वो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, यानी उनका जो कॉन्सेप्ट है वो जो है क्लियर हो पाएगा।
तो यह अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी गलत है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर क्या करता है, केंद्रित करता है, तो ये भी जो है गलत है। देखिए चौथा दिया गया अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित, देखिए प्रोत्साहन की बात यहाँ कर रहा है, आपको ऐसे ही कीवर्ड इसमें जो है निकालना है, प्रोत्साहन की बात कर रहा है, बस आप जो है ये चौथा ऑप्शन आप इसको सही टिक कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन दिया गया आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अप्रेरणा कम होती है। इसमें कह रहे हैं बच्चों में अधिगम गतिविधियाँ, अधिगम यानी सीखना की भागीदारी जो है, भागीदारी के लिए लगातार पुरस्कार व दंड देना। देखिए लगातार अगर पुरस्कार और दंड दे रहे हैं तो उसका जो है प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता है, कहीं न कहीं बच्चों का प्रभाव जो है क्या होगा, उनका जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जो जिज्ञासा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो है हमेशा जो है लगातार पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बच्चों की मौलिक जो स्वाभाविक जो उनकी जो है क्षमता है सोचने की समझने की, जो उनकी किसी जो है विशेष दिशा में डायरेक्शन में जो उनकी जो है वो अभिरुचि है वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगी और वो पुरस्कार और उसके चक्कर में उसके जो है हिसाब से जो है अपने उस अभिरुचि को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। और जो है इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको जो है इसमें जो मैं बता रहा हूँ की पॉइंट, इसको आप जो है ध्यान से जो है देखिए और उसको नोट करते चलिएगा। तो ठीक है, अगर जो है आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है आप शेयर किया करिए और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जो है जोड़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है संरचनावादी सिद्धांत के लिए, देखिए संरचनावादी की बात कर रही है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव जो है सिद्धांत की बात कर रहे हैं के अनुसार जो है अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है, सही है। अधिगम यानी सीखने के बारे में, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय वियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। देखिए यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया अधिगम क्या है, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है नहीं। देखिए याद करने की अगर बात आ जाए तो मैं बताया जो है उसको आप तुरंत जो है क्या करेंगे, तुरंत जो है उसको एलिमिनेट, उसको कैंसिल कर देंगे उस ऑप्शन को। कह रहे हैं अधिगम आवृत्त संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। देखिए ये भी जो है क्या है, यहाँ जो है किसकी बात कर रही है, अनुबंधन की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, ये भी गलत है। अधिगम सक्रिय विनिमय के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसमें देखिए इसमें कह रहे हैं कि क्या है, कहीं कहीं जो है इसमें कंस्ट्रक्टिव, देखिए संरचना की बात हुई, यहाँ जो है आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, यहाँ पर आपको संरचना, देखिए यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं, संरचनावादी सिद्धांत, और यहाँ क्या संरचना की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी जो इसमें थर्ड ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है, देखिए यह स्मरण, तो कहीं कहीं रिकॉल की जो है क्या होता है, ये भी जो है रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन और स्मरण, ये जो है ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो है आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों, आपको जो है कीवर्ड आपको मिल गया संरचना की प्रक्रिया, तो वो भी किसके द्वारा, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो यहाँ जो है आपको क्या मिल गया, संरचना कीवर्ड मिल गया, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक है, अगला जो है इसमें जो है और जो शेष क्वेश्चन है उसको जो मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आपको अगर वीडियो जो है अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई जो है कोई क्वायरीज है तो क्वायरी को आप जो है कमेंट में जो है मुझे भेज सकते हैं और उसका मैं रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।